Hello students, how are you all? Welcome to my channel True Dreamers Study Point. Today we are going to start the revision class, and in the revision class we are going to start discussing the sample papers. There are various sample papers. I have segregated all the sample papers subject wise for your convenience. So let's start without wasting time. First of all we are going to start with economics, और economics section में हम बात करेंगे आज किसकी, objective questions की. So I have discussed the questions earlier also. So let's start today. What does the given picture signifies? जो पिक्चर हमें दी है वो क्या सिग्निफाई कर रही है? हमने हमारे सिलेबस में अभी जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहीं से कुछ भी आ सकता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है हमने देखना है. हमने ग्राम पंचायत नहीं पढ़ा है, हमारे सिलेबस में नहीं है. गेट टुगेदर ऑफ वीमेन, विलेज वीमेन हमारे सिलेबस में नहीं है. और उसके अलावा वीमेन एंड अचीवमेंट इसके बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव है तो हमारे सिलेबस में और सेम लेसन में भी है, लेकिन हमने सबसे सटीक ऑप्शन क्या है कि महिलाएं, हमने पता था कि 10-15 महिलाएं तो ज्यादातर क्या बैठी है, महिलाएं बैठी हैं, 1-2 पुरुष बैठे हैं. तो ये हमने क्या देखना है कि हमारा इसका आंसर क्या है, वीमेन एसएचजी मीटिंग. अब ध्यान से समझना, एक नंबर का क्वेश्चन आ कहीं से भी सकता है. वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएचजी. तो क्या हो जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप. क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वेदर यू आर आस्किंग. यहां पर दिया है एसएचजी, लेकिन वो क्वेश्चन में एसएचजी की आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जीडीपी. जीडीपी क्या है? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर. अगर ऑप्शन सेकंड यहां ना हो तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन वहां पर क्या ऐड कर दिया, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. अब ये वाला क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर में 2 मार्क्स में भी आ सकता है. तो आपको ध्यान से रखना, वहां पर कैसे क्वेश्चन आएगा, वहां पर क्वेश्चन आएगा डिफाइन जीडीपी. जीडीपी को डिफाइन करना. तो क्या है, इट इज द टोटल वैल्यू of the all final goods and services produced during a particular year या financial year. किसका, during a particular financial year. तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी. या वो कह सकता है कि पूछ सकता है, एक नंबर में पूछेगा कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है. तो क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एक नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है. आपको इस चीज में बिल्कुल अपना ध्यान ये रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हमने आंसर करना क्या है. ये चीज हमेशा ध्यान रखें. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो एक नंबर का क्वेश्चन कहीं से कैसे भी पूछा जा सकता है. इसके बाद हम बात करेंगे आगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, लेट्स चेक. क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स विच चूज द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. अब जो मैच के क्वेश्चन आएंगे मैचिंग के लिए, उनमें हमने थोड़ा सा ट्रिक का यूज करना है, क्योंकि हो सकता है हमें चारों के चारों जो मैच हैं उनके सभी के आंसर ना पता. तो इस सेगमेंट में हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि किसका आंसर हमें सही एकदम पता है. तो हमने देखा लो प्राइसेस फॉर क्रॉप्स या अनइरिगेटेड लैंड, हो सकता है नहीं पता हो. डेट बर्डन, ये काफी अच्छे से हमें समझ आता है. तो डेट बर्डन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट विद लो इंटरेस्ट. लो इंटरेस्ट पर बैंक क्रेडिट दे. तो जो क्वेश्चन थर्ड है, सी है, उसका आंसर क्या है, फोर्थ. तो सी में फोर्थ किसका आंसर है ये चेक करें सबसे पहले. तो सी में फोर्थ क्या ए ऑप्शन में है, नहीं है, खारिज हो गया. क्या सी में है, सी का आंसर थर्ड, फोर्थ नहीं है, खारिज. डी में है, डी में फोर्थ नहीं है, खारिज. तो क्या हुआ, हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, बी बचा. अगर आपको नहीं पता है, इन केस पता है तो वेरी गुड, क्योंकि अनइरिगेटेड लैंड में क्या हो कि गवर्नमेंट क्या करे, कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन करे. इसके अलावा लो प्राइसेस फॉर क्रॉप्स क्या हो, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स का गवर्नमेंट के द्वारा. डेट बर्डन, बैंक को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोगों को लोन देना चाहिए. जॉब नहीं है ऑफ सीजन में, तो कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज गांव में ऐसी सेटअप की जाए ताकि लोगों को ऑफ सीजन में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो सके. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट हैं, बहुत सारे नेगेटिव भी इंपैक्ट हैं। तो हमने पता क्या है, हमने देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिव इंपैक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर कई सारे पॉजिटिव इंपैक्ट दिए होंगे, उनमें से हमने क्या नेगेटिव को देखना है। यहाँ क्वेश्चन में नेगेटिव के बारे में बताया, इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बेसिकली हुआ है भाई, ग्लोबलाइजेशन कैसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हम वर्ल्ड की अलग अलग कंपनीज को या अलग अलग इंडस्ट्रीज को इनवाइट करते हैं अपनी कंट्री में, और हम खुद भी दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट होते हैं। तो हमने इसमें देखा था एमएनसी, क्या देखा था, एमएनसी। यहां से जैसे ये वर्ड आया तो एमएनसी की भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो वो क्या होता है, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस। क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ये फुल फॉर्म ऑफ एमएनसी होता है। जब एमएनसी किसी कंट्री में आएगी तो वो क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी, और वो इन्वेस्ट कैसा होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। अब ये कह रहा है कि इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट है, कंपनीज की कई सारी कंट्रीज की जीडीपी बढ़ी है। इसके अलावा इंक्रीज जीडीपी, अभी मैं डिस्कस किया था, जीडीपी भी बढ़ती है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। कंट्री की बात की जाए तो किसी भी कंट्री में वहां का कोई लोकल प्रोड्यूसर होगा किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। मान लीजिए उस व्यक्ति के पास अगर उस प्रोडक्ट की क्या है, मोनोपोली है, तो मोनोपोली में वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को अपनी मर्जी से बेचेगा, अपनी मर्जी से उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, कई सारी चीजें। लेकिन अगर उसके कंपटीशन में कोई दूसरी कंपनी, चाहे वो एमएनसी है, कोई एमएनसी आ जाए, या इसके अलावा वहां पर कोई प्राइवेट दूसरी कंपनी आ जाए, या गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करे, तो वहां पर क्या होगा, अब इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा किसी भी कंपनी के साथ, और जब कंपटीशन होगा तो उसे प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तीनों कैसे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। हमें बताना क्या है, नेगेटिव। इंक्रीज इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट, वेरी मच राइट, बैलेंस नहीं हो पाया है डेवलपमेंट में। वो कंट्रीज जिनकी जीडीपी अच्छी है, जिनके पास अच्छी इनकम है, वो अच्छे से काम कर रही है, लेकिन एक ऐसी पुअर कंट्री को कई बार इसकी वजह से क्या करना पड़ता है, कई सारे स्टिफ कंपटीशन को फेस करना होता है, और उनकी जीडीपी पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है। नंबर 5, फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र डिसाइडेड नॉट टू सेल शुगर कैन। ध्यान से समझना, जो फार्मर है महाराष्ट्र के, उन्होंने शुगर केन को बेचने के लिए मना कर दिया, किसे, टू अ पर्टिकुलर शुगर। अब ध्यान से समझेंगे मेरी इस बात को आप सभी। हम बात कर रहे हैं किसकी, शुगर मिल की। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है शुगर मिल के बारे में, तो हमने ये पता होना चाहिए कि जब बात किसकी हो रही है, शुगर मिल की हो रही है, तो शुगर मिल में किस किस तरह की एक्टिविटी होती है, दो तरह की एक्टिविटी होती है। पहला, गुड्स प्रोड्यूस होता है, दूसरा सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। गुड्स कब प्रोड्यूस होगा, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन। शुगर केन से क्या बनेगा, शुगर बनेगा। तो जब एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, किस सेक्टर की एक्टिविटी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी। और वो वर्क जिसमें कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कोई रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, केवल क्या प्रोवाइड कराई जा रही है, सर्विसेज, तो उसे क्या बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर एक्टिविटी। तो ध्यान से समझना, मिल में कितने तरह के लोग काम करते हैं, कितने सेक्टर, एक तो टर्सरी सेक्टर और दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, समझ आया। तो बेसिकली दो लोग जुड़े हुए हैं किससे, मिल से, एक इंडस्ट्री सेक्टर और एक सर्विस सेक्टर। आगे पढ़ते हैं। द मिल विल हैव टू शट डाउन which of the following sectors are affected due to refusal of farmers to sell their sugarcane। अब मिल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा सेक्टर अफेक्ट होंगे। तो हमने अभी देखा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, क्योंकि फार्मर्स तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ बैकअप लेके चले होंगे, तभी तो उन्होंने मना किया। तो इसका आंसर क्या है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द क्वेश्चन सेज व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ध्यान से समझना,
इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की बात नहीं है। इट इज द सिचुएशन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर हम बात इनइक्वालिटी की कर रहे हैं तो वहां पर इक्वल का तो कोई मीनिंग ही नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्या है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज का किसके बीच में, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। इसके बाद नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन। ध्यान से समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन 7 एंड अबव एज ग्रुप। ध्यान से समझना, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मेजर हम यूज करेंगे किसके लिए। एक तो हम बात कर रहे हैं मेजर की, किसके लिए, लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ 7 और अबव एज। वो लोग जो एबल हैं टू रीड एंड राइट, वो लोग जो लिख पढ़ सकते हैं 7 साल या उससे ऊपर के, तो उन्हें क्या कहेंगे, उस मीजर को। क्या ध्यान से समझना, ये मीजर के बारे में पूछ रहा है। तो उन लोगों को, वो जो पॉपुलेशन है, लिटरेट पॉपुलेशन को हम क्या कहेंगे, लिटरेट। वो लोग जो पढ़ लिख सकते हैं, एबल टू रीड एंड राइट, उन्हें क्या कहेंगे, लिटरेट। इसके अलावा उस मीजर जिससे इन्हें नॉमिनेट किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, लिटरेसी रेट। तो यहां किसके बारे में पूछा है क्वेश्चन में, लिटरेसी रेट के बारे में। तो क्या है आंसर, इसका आंसर क्या है, आंसर विल बी लिटरेसी रेट। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ध्यान से समझना, यहां से और यहां तक एक क्वेश्चन भी बन सकता है। वो आपसे पूछेगा राइट द फुल फॉर्म ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की फुल फॉर्म लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI की फुल फॉर्म। अब ये कह रहा है कि इनमें से नीचे जो 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन डिस्क्राइब करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। तो अगर इसकी हम बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसे देखता है, लोगों की हेल्थ को। इसके बाद देखता है एजुकेशन को, और उसके बाद देखता है लिविंग स्टैंडर्ड को। और लिविंग स्टैंडर्ड में भी किसे देखेगा, कि उन लोगों की इनकम कैसी है। ठीक है, तो ये तो हमने बुक में भी पढ़ा था। तो क्या है, इंप्रूव इन साइंस, साइंस की बात होती नहीं, सबसे पहले किसकी बात होगी, हेल्थ। इसके बाद इंप्रूव इन इंफॉर्मेशन, ये सभी सेकेंडरी हैं, ये सभी ऑप्शन बाद में आएंगे भाई। इंफॉर्मेशन के ऊपर तो हम तब ध्यान देंगे जब वहां के लोग स्वस्थ होंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात, सबसे पहले इसमें क्या हुआ, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। ठीक है, इसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is an example of primary sector activity? प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी जिसमें हम नेचर को एक्सप्लॉइट करके कोई भी प्रोडक्ट निकाल के आते हैं, तो वो क्या है, फार्मिंग। 10. Which of the following options describe collateral? collateral को कौन डिस्क्राइब करता है, तो लिखा है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट नहीं है, ट्रेड इन बार्टर नहीं है, सर्टेन प्रोडक्ट फॉर बार्टर नहीं है। कोलेटरल का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेटरल। तो कोलेटरल क्या है, कई बार डिफाइन करने के लिए आ जाता है 2 नंबर में, डिफाइन कोलेटरल। कोलेटरल को डिफाइन करिए, तो क्या है, इट इज एन एसेट ऑफ बोरोवर प्रपोज टू lender against the loan as security। ठीक है, ये कोई भी एसेट होती है किसकी, बोरोवर की, जो लोन को बोरो कर रहा है, जो प्रपोज करता है किसे, लैंडर को, अगेंस्ट द लोन एज सिक्योरिटी। जो लोन उसने मांगा है किससे, बोरोवर सॉरी लैंडर से, तो उसके अगेंस्ट कोई ऐसी एसेट। अब ये एसेट बेटा क्या हो सकती है, ये टेंजिबल एसेट भी हो सकती है और इनटेंजिबल एसेट भी हो सकती है। ठीक है, दैट मे बी मनी और काइंड।
तो एक ऐसी एसेट जो बोरोवर प्रपोज करता है लैंडर को उसके लोन के अगेंस्ट कि मैं ये लोन ले रहा हूं, इसके अगेंस्ट मैं आपको अपनी ये प्रॉपर्टी या कोई एसेट दे रहा हूं जो इस बात की सिक्योरिटी है कि मैं लोन को रिपे करूंगा, और अगर नहीं करूंगा सो बैंक द बोरोवर हूसोएवर इज द लेंडर ऑफ द मनी मे रिटेन दैट, वो उसे रिटेन कर सकता है। तो एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए आए। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि ये जैसे यहां पर आया कि कोलेटरल क्या है, तो ये कोई भी एसेट है जो लोन के अगेंस्ट गारंटी के रूप में प्रपोज की जाती है लैंड। इसके नंबर 11, व्हाट डज 11 सेज? क्वेश्चन नंबर 11 सेज Question number 11 says, which of the following organization provides data regarding employment in India? इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग डेटा कौन प्रपोज करता है? दैट इज नीति आयोग। पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का एग्जाम कराता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन देता है। तो बेसिकली नीति आयोग करता है किसको? एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। रीड द गिवन स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन कंटेक्स्ट को हमें पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो ग्लोबलाइजेशन है क्या? बेसिकली इट इज द ओनली वे फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हो सकता है लेकिन ओनली वे नहीं है, इट इज द वे। अगर यहाँ ये वर्ड ओनली ना हो, इट इज द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, हो सकता है, लेकिन ओनली वे ये नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ रेलिएंट है, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन ये खारिज हो गया। इट इंटरलिंक्स ओनली प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटीज। हमने देखा है आज हमारे देश में फॉरेनर्स आ रहे हैं, तो क्या वो केवल प्रोडक्ट हैं? तो ये तो ह्यूमन भी होते हैं। इसमें तो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिसीज, और वो आगे हमारा ऑप्शन हालांकि आएगा। इट ऑलवेज, ये भी खारिज हो गया। इट ऑलवेज गिवन ओनली पॉजिटिव रिजल्ट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और इसका जो मैं लिख रहा हूं इसका आप कैप्चर ले सकते हैं इमेज। इसके अलावा ये कह रहा है कि केवल पॉजिटिव ही हमारे पास रिजल्ट आते हैं ग्लोबलाइजेशन के, ऐसा नहीं है। हम ग्लोबलाइजेशन का अगर एक बात करें तो हमने एक बहुत बड़ी पैंडेमिक के बारे में डिस्कस किया था, कोविड-19, और हमने फेस भी किया। तो कोविड-19 क्या एक पॉजिटिव इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का? भाई ओरिजिनेटेड अगर बात की जाए कहां से हुआ? चाइना से हुआ, ठीक है। चाइना, बहुत सारे लोग वर्ल्ड के, चाइना ऑल्सो ग्लोबल कंट्री, तो वहां पर ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से बहुत सारे लोग गए, वो चाइना में रहे, उन्हें इन्फेक्ट हुए, अपनी अपनी कंट्री में आए, वहां से वो ट्रांसपोर्ट हुआ, तो इसकी तो एक चेन थी। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि इससे पॉजिटिव। कोविड-19 इज ऑब्वियसली अ नेगेटिव रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो ये चाइना तक ही सीमित रहता, बाहर तो आता ही। तो ये भी क्या है? गलत। लीड्स टू स्प्रेड, टेक्नोलॉजी स्प्रेड होती है, एक कंट्री की टेक्नोलॉजी, कल्चर होता है, लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वहां का पहनावा, वेशभूषा, खाना पीना सब वहां का करते हैं। डिसीज होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आंसर क्या है? 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट नेशनल डेवलपमेंट? नेशनल डेवलपमेंट के बारे में कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो क्या है स्टेटमेंट? फर्स्ट, नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ नेशन, किसी भी नेशन की वो एबिलिटी जिसमें वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन्स को इंप्रूव कर सके। नेशन अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर रहा है। इसके अलावा स्टैंडर्ड, सेकंड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड्स अपॉन ओनली द लिटरेसी रेट एंड पर कैपिटा इनकम। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या केवल पर कैपिटा इनकम और लिटरेसी के ऊपर डिपेंड करता है? ऐसा नहीं है। हो सकता है ये दोनों एक एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन केवल ये दोनों ही नहीं। इसके अलावा इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम, ठीक है। एंड स्टेट पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। पर कैपिटा इनकम किसकी बात कर रहा है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट। और पर कैपिटा इनकम किस में आता है? हमारे नेशनल डेवलपमेंट में आता है। तो क्या है आंसर? स्टेटमेंट फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एक बार रिवाइज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट
SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बोरोवर्स की किस तरह से हेल्प करते हैं? लेसन का नाम मनी एंड क्रेडिट। तो क्रेडिट अरेंजमेंट में हमने कई तरह से देखा, तो उनमें से एक हमने किसका देखा? सेल्फ हेल्प ग्रुप का देखा एक ऑप्शन। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या बताया गया? सेल्फ हेल्प ग्रुप में टाइमली लोन्स हमने डिस्कस किया था। जब सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने डिस्कस किया था तो इसमें देखा था कि एक ऐसा अरेंजमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं लेते, एक 10 से 12 लोगों का या 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप होता है, स्पेशली उसमें कौन होती है? वीमेन होती हैं। ध्यान रखिएगा SHG का क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में भी मिल सकता है, और इसके लिए आपको या तो कहा जाएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की वर्किंग बताइए, वर्किंग कैसे होती है, या पूछा जाएगा कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, या आपसे पूछा जाएगा हाउ इट हेल्प्स द बोरोवर, ये बोरोवर की हेल्प कैसे करता है टू गेट लोन। तो हमने इसका वर्किंग को लिखना है, इसके बारे में हम हालांकि बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है तो इसमें से 3 ऑप्शन तो यही आ जाएंगे कि ये बेटर क्यों है, क्यों है बेटर? पहला, टू गेट टाइमली लोन्स, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम एडवांटेज की बात करें तो पहली एडवांटेज क्या है? इट helps the borrowers to get timely loan, टाइमली लोन मिल जाता है बोरोवर को। दूसरा कहता है टू गेट लोन एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जब कभी कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत रीजनेबल होता है, क्योंकि अगर हम इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात करें तो वहां तो बहुत बड़ा बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मतलब बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यहां पर क्या होगा? द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय SHGs इज वेरी नॉमिनल, बहुत नॉमिनल होता है एज compared to other sources of credit। दूसरी sources of credit की अगर बात की जाए तो उनके कंपैरिजन में कम होता है। ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है? by providing a platform to discuss and act on variety of social issues। हालांकि ये इसका अलग ऑप्शन है, लेकिन हम अपने पास से और कई सारे ऑप्शन लेते हैं। क्या करता है? लोन विदाउट कोलेटरल, कोलेक्ट नहीं मांगता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ लोन इज इजियर, ठीक है। रीपेमेंट इजियर होता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल होता है। द मेंबर्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप आर आल्सो कंसर्न अबाउट द रीपेमेंट ऑफ द लोन्स, सो दे टेक गारंटी एंड ऑल द थिंग्स। They also decide whether what would be the interest rate which would be payable by each and every member of the group। इसके अलावा क्या होगा? Helps the borrowers to get out of debt trap। डेट ट्रैप जो होता है उससे बाहर निकलने में भी हेल्प करता है सेल्फ हेल्प। तो ये 5 ऑप्शन आप लिख सकते हैं, 5 नंबर पूरा मिलेगा आपको। 3 नंबर में आए 3 ऑप्शन लिखें। अब ये तीनों ऑप्शन सही है इसमें, तो इसमें क्या है आंसर? ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ट्रेडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो किस में आते हैं? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में। तो ट्रेडर्स किस में आते हैं? इनफॉर्मल में आते हैं। और मनी लेंडर किस में आते हैं? इनफॉर्मल में आते हैं। सो दिस इज व्हाट बोथ ए एंड सी आर करेक्ट आंसर। नंबर 16, द पास्ट 2 decades ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज सेंट रैपिड मूवमेंट इन, किस में हुआ है पिछले 2 decades में? ग्लोबलाइजेशन किस में हुआ है? गुड सर्विस पीपल बिटवीन कंट्री, हो सकता है गुड सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज, गुड इन्वेस्टमेंट एंड पीपल बिटवीन कंट्रीज, गुड्स प्रॉपर्टी एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्रीज। आंसर इसके सारे ही सही हैं, लेकिन हम बात करें गुड्स सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट बढ़ा है कंट्रीज के बीच में,
गुड्स के बाद सर्विस और पीपल बिटवीन पीपल तो ऑटोमेटिकली होंगे, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके अलावा गुड्स इन्वेस्टमेंट एंड पीपल बिटवीन कंट्रीज, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ सर्विसेज, हमने कई सारी सर्विसेज किसकी ले रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज की। जैसे बात की जाए कोकोमो की बात की जाए, हालांकि अब तो नहीं है, लेकिन अब हम कई सारे सिम्स हैं, वीआई है, एयरटेल है, या इसके अलावा और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, तो कई सारी फॉरेन कंपनीज आई हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में मेट्रो की अगर बात की जाए, सर्विसेज तो वहां नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन सी, गुड्स इन्वेस्टमेंट एंड पीपल बिटवीन कंट्रीज। डी, गुड्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की बात अगर की जाए तो प्रॉपर्टी कहीं और पर खरीद रहे हैं तो वो तो किस में आ जाएगी, ब्लैक मनी, कुछ ऐसा करके लोग खरीदते हैं कि लोगों को पता ना चले, बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्रीज, सो दिस इज व्हाट की गुड सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज द मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन। नंबर 17, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे, ये चीज ध्यान से समझना हर एक बच्चा। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको इस बार काफी देखने को मिलेंगे, तो इस चीज को ध्यान से समझो। क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ है, ग्राफ में दो इंसिडेंट हमें दिए हैं, 1977-78 का और 2017-18 का, दो केसेस हमें दिए हैं। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर इन 1977 एंड 78। क्वेश्चन कह रहा है कि 19, तो हमने ये देखना है कि कौन से वाले ग्राफ की बात हो रही है, तो इसमें इसकी, और ये कह रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में कौन एंगेज था, तो हमें देखना लाइट कलर टर्सरी, सेकेंडरी उससे डार्क और सबसे डार्क क्या है, प्राइमरी। तो यहां पर ये क्या है 71%, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पीपल आर नॉट एंगेज, तो उसमें क्या करना है हमने, इन प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर में जितने एंगेज हैं उसको कितने में से घटा देंगे, 100% में से। आंसर क्या आ जाएगा, 29%। व्हाट विल बी द आंसर, 29%। आंसर विल बी 29%। इसके बाद ऐसे भी आएगा कि 2017 और 18 में कौन कौन से लोग एंगेज थे प्राइमरी सेक्टर में, कौन कौन एंगेज थे, तो 44%। व्हाट इज आंसर, 44%।